एनसीईआरटी में हम लोग क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे? देखिए, एनसीईआरटी के नाम पे क्या होता है, समझते हैं कि एनसीईआरटी सबसे पहली बात है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है और एनसीईआरटी अनिवार्य क्यों है, इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पहले चर्चा करेंगे। देखिए, अभी 68वीं बीपीएससी के बाद 68th बीपीएससी के बाद देखा जाए, अगर 70वीं को एक अपवाद मान के चले छोड़ दे, तो सभी परीक्षाओं में क्या किया जा रहा है कि एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाया जा रहा है। बीच लाइन से क्वेश्चन क्या कर दे रहा है, उठा रहा है। चाहे बीपीएससी का गैजेटेड वाला देख लीजिए या टीचर वाला देख लीजिए, सब में क्या है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ तक क्या रिसेंटली जो एईडीओ का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें तो अब हद ही कर दिया गया कि एनसीईआरटी से बहुत सारा प्रश्न जो है डायरेक्टली क्या किया गया था, पूछ लिया गया। यहाँ तक कि हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदय भी कह चुके हैं कि भाई अब जो एग्जामिनेशन होगा उसमें अधिकांश प्रश्न जो होंगे एनसीईआरटी आधारित होंगे, यानी कि यूपीएससी लेवल होंगे। अब यूपीएससी लेवल में बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं एनसीईआरटी लेवल के होते हैं। तो इतना तो तय हो गया है कि आगे आप कोई भी परीक्षा दे लीजिए, चाहे 72वीं दे लीजिए, 73वीं बीपीएससी दे लीजिए या TRE-4 दे लीजिए या एसएससी, रेलवेज, कोई भी एग्जामिनेशन दे लीजिए, इसमें एनसीईआरटी पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। तो अब क्या होता है, एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, कौन सा बुक आवश्यक है, इसके बारे में देखते हैं। अब हमेशा जो छात्र होते हैं वो आसान रास्ता ढूंढते हैं। आसान रास्ता ढूंढने का मतलब छठा का किताब पढ़ेंगे, फिर सातवां का पढ़ेंगे, फिर आठवां का पढ़ेंगे और 12वां तक जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और 12वां तक जाते जाते छठा का भूल जाइएगा, सातवां का भूल जाइएगा। तो ये लोग इसका आसान रास्ता क्या निकालते हैं, वो एनसीईआरटी का सारांश खरीद लेते हैं, या महेश बनवाल का उठा के ले आएंगे या किसी का भी कोई सारांश उठा के ले आते हैं और उसको पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि इससे हम परीक्षा में सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर वास्तविकता देखा जाए तो बहुत सारे छात्र सफलता से क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी खुद एक संक्षिप्त वर्जन है। अगर आप देखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का बुक देख लीजिए, इंडियन पॉलिटी का बुक देख लीजिए, अब लक्ष्मीकांत तो इतना मोटा सा होता है, एनसीईआरटी देखिएगा इतना पतला है। तो एनसीईआरटी तो खुद क्या है, समराइज्ड वर्जन, उसमें बहुत खुद क्या है, कम कंटेंट है, उतना ही दिया गया है जितना आवश्यक है। अब बच्चा उसका भी कम वर्जन ले आते हैं, महेश बनवाल या एनसीईआरटी का सारांश ले आते हैं, सोचते हैं उससे सफलता मिल जाएगी। तो इतना याद रख लीजिए कि एनसीईआरटी स्वयं में नोट्स है, एनसीईआरटी खुद नोट्स है। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा, बारीकी से पढ़िएगा तो मजा भी आएगा और भाषा इतना आसान है कि फिर समझ भी जाइए। तो ये तो वहम हटा लीजिए कि एनसीईआरटी का कोई सारांश पढ़ना है। आप एनसीईआरटी पूरा थॉरोली पढ़ लीजिए, तो उसके बाद आप सारांश पढ़ते ही रहिए ना रिवीजन के लिए, वो सही है। तो सारांश जस्ट तक रिवीजन के लिए होता है, तो उसमें बुलेट पॉइंट्स दिए रहते हैं, एनसीईआरटी का जो मेन पॉइंट्स है वो दिया रहता है। अब एग्जाम का 2 दिन बचा, 3 दिन बचा, तब तो आप छठा से 12वां नहीं पढ़ सकते उस टाइम में, तब हम एनसीईआरटी सारांश पलटते हैं, बुलेट पॉइंट्स एक बार देख जाते हैं। लेकिन केवल हम सोचे बुलेट पॉइंट्स देख के ही टॉप कर जाए, ये तो होगा नहीं। ये तो यूं ही हो गया कि गेस्ट पेपर पढ़ के हम सोच ले कि यूपीएससी निकाल ले, संभव ही नहीं। तो पहला तो मन से हटा लेना है कि एनसीईआरटी का सारांश पढ़ना है। पहले हम लोग 6 to 12 एनसीईआरटी को बारीकी से देखेंगे, लाइन बाय लाइन देखेंगे। हम सब कुछ पढ़ा के आपके सामने में एनसीईआरटी पढ़ भी देंगे, ताकि आपको अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो छठा से 12वां पूरे एनसीईआरटी को क्या करना है, कंठस्थ कर लेना, यदि आप सफलता चाहते हैं। इसके साथ साथ एनसीईआरटी आधारित क्या बना लेना है, एमसीक्यू बना लेना, प्रश्न बना लेना। बहुत सारे ऐसे बुक है, खासकर विशेषकर जो दृष्टि का जो एनसीईआरटी सीरीज आता है एमसीक्यू का, वो बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो साथ साथ क्या करेंगे, एमसीक्यू को भी सॉल्व करते चलेंगे। हमारे द्वारा भी आपको बहुत सारा पीडीएफ दिया जाएगा, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, जिसको आप एनसीईआरटी बेस्ड, उसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, उसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और गारंटी देते हैं कि अगर आप इस बैच में एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं तो आने वाले कोई भी एग्जामिनेशन में आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। ये आपके पास रिकॉर्डेड है, जब एग्जामिनेशन आप दीजिएगा तो आपको पता चले। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा विषय पढ़ना होता है और कैसे पढ़ना है, इस सभी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो एनसीईआरटी बेसिकली हम जीएस का भी पोर्शन को साथ साथ कवर करेंगे। तो देखिए पढ़ना क्या क्या है, तो मेजर सब्जेक्ट्स अगर देखें मुख्य विषय अगर देखें तो मुख्य विषय आप लोग का क्या क्या पढ़ना रहता है। आपको पहला तो हिस्ट्री,
इतिहास है। दूसरा आप क्या पढ़ते हैं? जियोग्राफी। जी हमारा भूगोल हो। इसके अलावा सिविक्स, जो बचपन में हम लोग कहते थे पॉलिटी आ गई, जिसको क्या कहा जाता था? राज व्यवस्था। बचपन में देखिएगा हम लोग सिविक्स के नाम से पढ़ते थे, नीति शास्त्र के नाम से पढ़ते थे। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इसके अलावा हमारा साइंस हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। साइंस में भी 3 सेक्शन आप लोग को पता होगा। एक आपका फिजिक्स, दूसरा हमारा केमिस्ट्री, और तीसरा आ जाइए बायोलॉजी। इसी बायोलॉजी का एक सेक्शन है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जिसको आजकल टीचर में देखेगा या सीटेट के एग्जामिनेशन में ईवीएस के नाम से पढ़ा जाता है, जिसको इन्वायरमेंटल साइंस कहते हैं। तो यहीं पर जोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक और क्या लिख सकते हैं? इन्वायरमेंटल साइंस। तो इतने विषयों को हम लोग क्या करेंगे? 6 to 12 में क्या करेंगे? कवर करेंगे, पढ़ाते चलेंगे। साथ साथ एनसीईआरटी आपके सामने पढ़ते चलेंगे। उसके बाद इससे संबंधित एमसीक्यू हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सब्जेक्ट नोट करते चले। देखिए इसमें हम लोग लिटरेचर पोर्शन नहीं पढ़ा जाता है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो या मैथ्स होता है, ये सब सेक्शन नहीं पढ़ना रहा। ठीक, कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगा, सब अपलोड कर दिया जाएगा प्रतिभा जी। अब देखिए हिस्ट्री में भी 3 सेक्शन हम लोग को पढ़ना है। हिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी 3 सेक्शन हम लोग को पढ़ना है। पहला प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन इतिहास। हालांकि एनसीईआरटी में, नया वाला एनसीईआरटी में मिडाइवल हिस्ट्री से बहुत सारे चैप्टर को क्या किया है? समाप्त किया। अभी शायद आज ही के न्यूज में हम देख रहे थे कहीं से मराठा साम्राज्य के भी चैप्टर को हटा दिया गया, जिसके लिए हंगामा चल रहा। मुगल को तो हटाने की बात हो ही रही थी। तो यहाँ पे क्या है? मिडाइवल हिस्ट्री। और अगला जो है ये हम लोग का है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद अगर बात करें तो आपको एनसीईआरटी में एक और पढ़ना होगा, विश्व इतिहास। विश्व इतिहास, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। जैसे फ्रांस की क्रांति पढ़ना है, रूस की क्रांति पढ़ना है, अमेरिका की क्रांति पढ़ना है, तो ये सब आप लोग एनसीईआरटी में फिर क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ पढ़ाएंगे। तो हिस्ट्री में इतने सेक्शन से प्रश्न बनते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न जो है, अगर हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आधुनिक इतिहास से सबसे ज्यादा प्रश्न रहते हैं। उसके बाद कभी एंशिएंट से ज्यादा पूछ देगा, कभी मिडाइवल से पूछ देगा। लेकिन अगर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक इतिहास से पूछा जाता है। तो ये हम कहीं पर लिख सकते हैं कि सबसे अधिक प्रश्न कहां से आता है? सबसे अधिक प्रश्न जो है ये कहां से पूछा जाता है? मॉडर्न हिस्ट्री से। इसी प्रकार से हम ज्योग्राफी की बात करें
इसी प्रकार से अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में भी हम लोग को क्या पढ़ना है, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा हम लोग को पढ़ना है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल जिसको कहते हैं इंडियन ज्योग्राफी। और इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, ये हम लोग को पढ़ना है विश्व का भूगोल, विश्व का जिसको हम लोग क्या कहते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी। अब यहाँ पे सबसे अधिक प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, भारत के भूगोल से। ठीक है, ज्यादा प्रश्न देखिएगा भारत के भूगोल से पूछा जाता है, लेकिन सिलेक्शन आजकल कौन डिसाइड करता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्योंकि एग्जामिनर को अब पता चल गया है कि भारत का भूगोल अब सभी बच्चों का कमांड है। तो कभी कभी देखिएगा एग्जाम में क्रिकेट में देखिएगा बाउंसर और यॉर्कर फेंका जाता है। जब कोई बल्लेबाज आउट नहीं होते रहते हैं तो देखिएगा यॉर्कर फेंका जाता है, बुमराह साहब इसके लिए प्रसिद्ध है, या बाउंसर फेंका जाता है ताकि बैट्समैन क्या हो सके, आउट हो सके। तो इसी प्रकार से जब इंडियन ज्योग्राफी से बच्चे नहीं छट पाते हैं तो बीच बीच में देखिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न को क्या किया जाता है, पूछ दिया जाता है। अब वो भी मैप आधारित क्या किया जाता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछ दिया जाता है। और यॉर्कर और बाउंसर में बहुत सारे बच्चे क्या होता है, आउट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इंडियन ज्योग्राफी है तो पूरी तरह इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ के जाए। इंडियन के अलावा हम लोग को वर्ल्ड ज्योग्राफी भी अच्छे से पढ़ना है और फिजिकल ज्योग्राफी भी अच्छे से पढ़ना है। और ज्योग्राफी जब भी पढ़िए वो मैप से ही पढ़िए, मैप के बिना ज्योग्राफी क्या है, अधूरा है। हमको तो ये आश्चर्य लगता है कि बहुत सारे शिक्षक बिना मैप के ही क्या करते हैं, ज्योग्राफी को पढ़ा देते हैं। सामान्यतः हमारे यहाँ जो भी बच्चे जुड़ते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद ही आते हैं। ठीक है, आजकल सब माता पिता जागरूक हो गए हैं तो पार्ट 1 या पार्ट 2 में ही बच्चों को नामांकन करवा देते हैं। तो जब बच्चे ग्रेजुएशन करके आते हैं तो उनसे हम पूछते हैं एटलस है या नहीं आपके पास, या मैप है या नहीं, तो बच्चों का जवाब आता है कि नहीं है सर, या इवन पढ़े भी नहीं रहते हैं एटलस को या मैप को। तो बड़ा ताजुब होता है कि वो अपने पूरे स्कूल लाइफ को बिता दिए, फिर 11th-12th बिता दिए, ग्रेजुएशन 3 साल बिता दिए, उसके बाद जब हमारे यहाँ आए तब भी उनको एटलस और मैप की समझ नहीं। सोच सकते हैं, तो माता पिता को लगता है कि स्कूल में कमजोर पढ़ाई होती है तो इसके लिए वो लोग कोचिंग देते हैं। कोचिंग में जब एटलस और मैप का समझ विकसित नहीं किया जाए तब फिर सोचिए बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। इसमें बच्चे की कहीं गलती नहीं होती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे शिक्षक की भी गलती होती है। ठीक है, शिक्षक को होना चाहिए कि ईमानदारी से सब कुछ पढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रोफेशनलिज्म की तरह क्या करे, एकदम सिर्फ रटवा दे रहे हैं, पीडीएफ डाल के पढ़ा दे, इससे समझ विकसित नहीं करेगी और एग्जाम में फंसिएगा ही फंसिएगा। तो कोशिश रखनी है कि इंडियन ज्योग्राफी भी पूरा कमांड करे, मैप पे पूरा कमांड करे। लेकिन ये दोनों सेक्शन आप तभी समझिएगा जब आपको भौतिक भूगोल पता होगा, फिजिकल ज्योग्राफी पता होगा। क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी ज्योग्राफी का जस्ट लाइक ABCD, कि अगर मान लीजिए हमको कोई कह दे कि इंग्लिश में लिखिए या इंग्लिश में बोलिए, तो उसके लिए हमको ABCD की जानकारी होनी आवश्यक है। इसी प्रकार से कोई अगर कह दे कि इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्न को सॉल्व कीजिए या वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो फिजिकल ज्योग्राफी की अच्छी समझ होनी चाहिए। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, चट्टान पढ़ते हैं, चट्टान का प्रकार पढ़ते हैं, पवन पढ़ते हैं, पवन का प्रकार पढ़ते हैं। तो कल को जब हम पढ़ाएंगे कि भारत के महाराष्ट्र में इस प्रकार का चट्टान पाया जाता है, मध्य प्रदेश में इस प्रकार का चट्टान पाया जाता है, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि कौन सा चट्टान है। अवसादी चट्टान किसको कहते हैं, या आग्नेय चट्टान किसको कहते हैं, या कायांतिक चट्टान किसको कहते हैं, तो पता चलेगा तभी तो। जैसे हम कह देंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में आपको क्या है, आपको दक्कन क्षेत्र है और यहाँ पर आग्नेय चट्टान ज्यादा मिलता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दक्कन क्षेत्र किसको कहते हैं, इग्नियस रॉक आग्नेय चट्टान किसको कहते हैं। इसलिए फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना क्या होता है, अनिवार्य होता है। इसलिए 6th या 7th का अगर आप NCERT देखेंगे तो वहां पर वो फिजिकल ज्योग्राफी से ही क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो कि हम भी वहां पे आपको बताते चले।
फिर साइंस की बात करें तो साइंस में आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो। अब देखिए एक और गलती क्या होता है, अधिकांश संस्थान आपको ये क्लेम करेंगे कि हम छठा से 12वां पढ़ाते हैं, हमेशा ही आप लोग को बतलाते चलते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं छठा से 10वां तक का ही पढ़ा के छोड़ देते हैं। जैसे देखिएगा कंटेंट किसका किसका मिलता है, 7वां क्लास का, 9वां क्लास का और 11वां क्लास का, इसका कंटेंट आपको क्या होगा, सेम होगा। जैसे 7वां क्लास में आप मोशन के बारे में पढ़े होंगे, गति के बारे में पढ़े होंगे, तो इससे थोड़ा विस्तार से आप कहां पढ़िएगा, 9वां में भी क्या पढ़िएगा, मोशन के बारे में पढ़िए, गति के बारे में पढ़िए। 11वां में भी अगर जाइएगा क्लास में तो इसमें भी आपको क्या पढ़ाएगा, गति के बारे में। लेकिन तीनों में धीरे धीरे क्या हो जाए, कंटेंट में अंतर आ जाएगा। इसमें बहुत कम पढ़ाया होगा, इससे थोड़ा ज्यादा आपको 9th में पढ़ाया गया होगा, इससे ज्यादा आपको कहाँ पढ़ाया गया होगा, 11th में पढ़ाया गया होगा। इसी प्रकार से अगर हम 8वां का देखें, 10वां का देखें और 12वां का देखें, तीनों का आपका कंटेंट लगभग क्या होता है, सेम होता है। जैसे आप 8वां में पोषण के बारे में पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में, 8वां में आप पोषण के बारे में पढ़ते हैं, 12वां में भी आपको 10वां में भी आपको पोषण के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, और 12वां में भी आपको किसके बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में। ठीक है, अब टीचर यहां पर क्या करेंगे, चूंकि तीनों जगह आपको पोषण पढ़ना है तो 10th तक का ही पढ़ा के छोड़ देते हैं, और आपको लगता है कि वह +2 तक का कंटेंट हमको क्या हो गया, मिल गया। लेकिन एग्जाम में प्रश्न कहां से पूछ दिया जाता है, +2 से पूछ दिया जाता है। ठीक है, और वहां पे आप फंस जाते हैं, आपको तो लगता है कि हम एनसीईआरटी कवर किए हुए थे, टीचर इतना अच्छे से मजेदार तरीके से समझा दिए थे, तब क्यों नहीं बना। तो बाबू समझने में और क्वेश्चन हल करने में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, जैसे कोई टीचर कह देता बहुत मजेदार पढ़ा रहा है, बहुत आसानी से समझा दे रहा है, तो भाई हम चौथा का चीज आपको पढ़ाएंगे तो आसानी से ही समझा देंगे, 5वां का चीज पढ़ा देंगे तो आसानी से ही समझा देंगे। तो भाई ऐसा नहीं कि कोई टीचर बहुत आसानी से समझा दे रहा है तो आपको सही कंटेंट दे रहा, हो सकता है वो कम कंटेंट दे रहा, हो सकता है वो हल्का कंटेंट आपको बता रहा हो तो आपको मजेदार लग रहा, वाह टीचर बहुत अच्छा पढ़ा है ना। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, अब सब लोग पढ़े होंगे। अब 8वां में पढ़िएगा तो 8वां में क्या पढ़ाया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये आपको 8वां में पढ़ाएगा, थोड़ा बहुत दे देगा कि पत्ती में भोजन बनता है, जड़ के द्वारा क्या होता है, खनिज और जल को लाया जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से आता है। ये आपको प्रकाश संश्लेषण 8वां में। 10वां में जाइएगा तो 10वां में आपको क्या पढ़ाएगा, क्लोरोप्लास्ट का संरचना पढ़ाएगा। इसमें बताएगा कि क्लोरोप्लास्ट में ग्राना होता है, क्लोरोप्लास्ट में फिर क्या होता है, एस्ट्रोमा होता है, और किस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट के भीतर प्रकाश संश्लेषण होता है, ये 10वां में पढ़ाएगा। अगर +2 में प्रकाश संश्लेषण पढ़िएगा तो उसमें बताया जाएगा प्रकाश संश्लेषण का 2 चरण होता है, 2 फेज में होता है, एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे को क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जल टूटकर ऑक्सीजन देता है और डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर ग्लूकोज देता है। तो +2 में आप और डिटेल पढ़ गए कि भाई अब किस प्रकार से वाटर टूट के ऑक्सीजन देता है और किस प्रकार से ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये +2 में पढ़ते। लेकिन टीचर क्या करेंगे, आपको यहां तक पढ़ाकर निकल लेंगे, एग्जाम में जब बैठिएगा तो पूछ देगा ग्राना में प्रकाश संश्लेषण का कौन सा चरण होता है। अब फंस जाइए, ग्राना के नाम पे नाना याद आने लगेगा कि भाई ये तो पढ़े ही नहीं थे, टीचर तो एनसीईआरटी पढ़ा। तो कहा जाता है ना कि सब कुछ सीधे एनसीईआरटी लिख देने से एनसीईआरटी पढ़ाई नहीं होता। ये स्पष्ट रूप से देखिए कि क्या सही में वो हमको सही कंटेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा ही एनसीईआरटी के नाम पे हम छले जा रहे हैं, क्योंकि क्या होगा, लोग तो पढ़ा के निकल जाएंगे, अपना बैच से कमा लेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी तो धरे के धरी रह जाएगी। इसलिए इस सब से क्या रहना है, सतर्क रहना है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग जैसे टीचर आते हैं, बच्चों को सही गाइडेंस देते हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई ये यूपीएससी लेवल पढ़ा रहा है। ठीक है भाई, 900 रुपया में हम यूपीएससी लेवल पढ़ाएंगे, आपको लगता है? हम वही पढ़ाते हैं जो बच्चों को क्या रहता है, पढ़ाना रहता है। क्या हुआ, बहुत बार क्या होता है कि हमारे यहाँ जो दूध देने आते हैं
तो एकदम शुद्ध दूध, एक बार क्या किया, एकदम शुद्ध दूध लेके मेरे यहाँ आए। जहां शुद्ध दूध तो खाने की आदत रहती नहीं है, जहां प्योर मिल्क खाए, शुद्ध दूध खाए, सबको लूज मोशन हो गया। खूब दूध वाले को कोसे कि भाई दूध क्या किया, ठग लिया है, लूज मोशन हो गया, ये हो गया। अब दूध वाला हम लोग को कन्विंस कर रहा था कि भैया हम प्योर दूध दिए थे, हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि प्योर रहता तो लूज मोशन नहीं होता, जरूर तुम कुछ मिलाए हो। कल को वो क्या करने लगा, दूध में पानी मिला के लाने लगा। अब लगा कि वाह एकदम शुद्ध दूध है। तो यही जमाना है बाबू। यहाँ पर क्या होता है, अगर आप किसी को शुद्ध दूध पिलाइए तो लूज मोशन होने लगेगा, वही पानी मिला के पिलाइए तो लोगों को लगेगा कि वाह अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे। तो हमेशा शुद्ध दूध के पीछे भागिए, असली कंटेंट पढ़िए, ओरिजिनल पढ़िए। एकदम एनसीईआरटी 6 से 12वां बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। आप पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी आप पढ़िएगा कौन, ओल्ड या न्यू पढ़ना है। तो देखिए एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में अक्सर बच्चे का सवाल रहता है कि सर हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या न्यू एनसीईआरटी पढ़े। तब ये देखिए क्या है, जो पुराना एनसीईआरटी था ना उसमें कंटेंट ज्यादा था, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें कंटेंट मिलता था। लेकिन धीरे धीरे देखिएगा, आप सुनते होंगे कि बच्चा आत्महत्या करने लगा, उस पर मानसिक प्रेशर बढ़ने लगा है। तो क्या किया गया कि एनसीईआरटी से कंटेंट को कम किया गया, थोड़ा थोड़ा समय से चैप्टर्स को हटाया गया, कुछ टॉपिक्स को हटाया गया, ताकि बच्चे पर क्या पड़े, मानसिक दबाव नहीं पड़े। ठीक है, लेकिन हम लोग जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम लोग को तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट चाहिए। अगर मान लीजिए हम अशोका ही पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जितना से ज्यादा जानकारी हम लोग के पास होगी उतना ही बेहतर होगा। अगर हम मान लीजिए ट्यूशन ही पढ़ रहे हैं तो जितना ज्यादा हमारे पास कंटेंट होगा उतना ही बेहतर होगा। लेकिन धीरे धीरे तो एनसीईआरटी से कंटेंट छांटते चला गया। जैसे आप देखिए पहले वाले एनसीईआरटी में आपको मुगल साम्राज्य था, लेकिन अब धीरे धीरे देखिए मुगल साम्राज्य चैप्टर को ही क्या किया, समाप्त कर दिया, हटा दिया गया, है ना। लेकिन एईडीओ का एग्जामिनेशन देखिएगा, उसका क्वेश्चन पेपर तो बहुत सारा प्रश्न आपको मिडाइवल हिस्ट्री से डाल दिया। आप सुन रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में कहीं सरसरी निगाह पड़ी कि भाई मराठा चैप्टर को ही हटा दिया गया। तो अब जैसे जैसे आगे आप बढ़िएगा तो कंटेंट कम हो गया, लेकिन कंपटीशन में तो मराठा से क्वेश्चन पूछेगा ही, कंपटीशन में आपको मुगल से तो क्वेश्चन पूछेगा ही। तो ओल्ड एनसीईआरटी में कंटेंट ज्यादा था, ज्यादा चैप्टर था, ज्यादा टॉपिक था। तो अगर विस्तार से पढ़ना हो तब तो ओल्ड एनसीईआरटी का कंटेंट लीजिए। यानी कि ओल्ड एनसीईआरटी से क्या ले लेना है, कंटेंट ले लेना, क्योंकि इसमें डिटेल रहता है सब कुछ। अब न्यू एनसीईआरटी से क्या ले लेना है, डेटा। अब जैसे 2004 का कोई डेटा होगा वो तो 2026 में काम नहीं करेगा। अब 2004 में जो हमारे भारत में सड़कों की लंबाई होगी अब 2026 में तो उससे ज्यादा होगी, है ना, बहुत ज्यादा सड़कों का नेटवर्क बढ़ा है। तब हम 2024 वाला डेटा को लिखेंगे तब तो एग्जाम में कहीं ना कहीं बुरा हाल कर देंगे हमारे। तो इसलिए जो रिसेंट डेटा जो है वो कहां से ले लेना चाहिए, न्यू एनसीईआरटी से। डेटा जो है वो कहां से ले लेना चाहिए, न्यू एनसीईआरटी। हालांकि एनसीईआरटी में भी एक बार जो लिखा गया तो लिखा गया, हर बार डेटा के लिए हम लोग को आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ता है या बजट पर ध्यान देना होता है। इसके अलावा अभी देखिएगा सेंसस, जनगणना हो रहा है, तो 2011 का जनगणना हर एनसीईआरटी में लिखा होगा, लेकिन अब जो 2026 में जनगणना हो रहा है तो देखिएगा पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। तो अब आप जो एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहां तो 2011 के जनगणना के हिसाब से डेटा होगा। तो डेटा के लिए कुछ तो न्यू एनसीईआरटी से लेना पड़ता है और कुछ के लिए आपको करेंट अफेयर्स पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे देखिएगा 2026 का जो जनगणना हो रहा है उसका बहुत सारा डेटा चेंज हो गया है, उसको आपको अलग से नोट्स बनाना पड़ेगा उस डेटा। तो अब मन में घबराहट हो रहा होगा कि इतना पढ़ेंगे कैसे, ओल्ड एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे, न्यू एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे, टाइम लग जाएगा। देखिए पढ़ सब लोग सकते हैं, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी जो पढ़ाएंगे आप नहीं समझ सकते हैं, आप भी वो साइंस समझ सकते हैं, आप भी ज्योग्राफी समझ सकते हैं, आप भी हिस्ट्री समझ सकते हैं। लेकिन किसी संस्थान या इंस्टीट्यूट का काम क्या होता है कि वो आपके समय को बचा देता है। जैसे मान लीजिए किन्हीं को 72 में बीपीएससी देना होगा तो आपको जुलाई में, है ना, जुलाई के लास्ट वीक में शेड्यूल्ड है, तो मुश्किल से आपके पास 60 से 70 दिन बचा होगा।
अब कोई बच्चा सोचे कि हम 60 से 70 दिन में पूरा एनसीईआरटी को कमांड कर ले, उसका हम एमसीक्यू बना ले और तब एग्जाम में अपीयर हो जाए, ये ऑलमोस्ट क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। कारण क्या है, अब 6 से 12 में एक विषय तो पढ़ना नहीं, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है। अब पता चला पॉलिटी पढ़िएगा तो साइंस भूलिएगा, साइंस पढ़िएगा तो ज्योग्राफी भूलिएगा। अगर ज्योग्राफी पर ध्यान दीजिएगा, 12वां तक का ज्योग्राफी पढ़िएगा तो 6ठा का ज्योग्राफी भूल जाइएगा, 7वां का ज्योग्राफी भूल जाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग का रोल आता है। हम लोग क्या करते हैं, कम समय में पूरे एनसीईआरटी को कवर करते हैं। कैसे कवर करते हैं कि सपोज कीजिए, देखिए बतलाते हैं। यहाँ बताएं कि सारा क्लास क्या है, इंटरलिंक है, 7वां है, 9वां है, 11वां है। तो हम जो 7वां में पढ़ाएंगे गति चैप्टर शुरू करेंगे, तो डायरेक्ट हम लिंक 9वां से भी कर देंगे और डायरेक्ट लिंक हम किससे कर देंगे, 11वां से करेंगे। तो एक जगह जो गति चैप्टर होगा उसमें 7वां का भी कंटेंट होगा, 9वां का भी कंटेंट होगा, साथ साथ 11वां का भी कंटेंट होगा। इसके साथ साथ उस नोट्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो पूछा हुआ सवाल सब होगा, वो भी होगा। तो आपको एक लेक्चर, 2 लेक्चर में 3 क्लास का कंटेंट मिल गया और प्लस जो आपका प्रीवियस पेपर है वो भी सॉल्व होगा। और उसके बाद जब हम मोशन से असाइनमेंट देंगे 150-200 क्वेश्चन बनाने का, तो पूरा वो मोशन ही रिवाइज हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग कनेक्ट करके पढ़ा देंगे। आप लोग पढ़िएगा तो कैसे पढ़िएगा, 7वां पढ़िएगा, फिर बीच में 8वां पढ़ना पड़ेगा क्लास, और 9वां पहुंचिएगा तो 7वां वाला भूल जाइएगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाता, तो यहाँ पे संस्थान का काम हो जाता। इस बैच का उद्देश्य है कि 6 to 12 जो एनसीईआरटी है उसको लाइन बाय लाइन हम पढ़ा देंगे। पहले डिटेल से पढ़ा के आपके सामने एनसीईआरटी का पीडीएफ खोल के हम क्या करेंगे, पढ़ भी देंगे, ताकि इस बैच के अलावा आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़े। तो आज बेसिकली हम ये बताने के लिए आए थे कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना। कल से हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 6 और 7 से क्या करते हैं, एनसीईआरटी शुरू करते हैं। अगर आपके पास 6ठा क्लास का एनसीईआरटी होगा तो उससे ज्योग्राफी पढ़ के आइएगा, क्योंकि 6 to 12 जो ज्योग्राफी होता है वो मेंस लेवल, यूपीएससी का मेंस भी लिखिएगा ना तो उसमें भी काम कर जाएगा। ठीक है, तो 6ठा का ज्योग्राफी आप लोग पढ़ के आइएगा। कल से हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आज तो रैंडमली इस टाइम में आ गए हैं, कल से एक विधिवत समय बता दिया जाएगा कि किस समय में हम एनसीईआरटी का बैच लेंगे। ये जो पूरा कोर्स है एनसीईआरटी का मात्र 999 में। हमारा एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनसीईआरटी को पढ़े। जो भ्रमित हो रहे हैं एनसीईआरटी के समरी में वो भ्रमित ना हो। तो आपको जो भी दोस्त मित्र जोड़ना चाहें उनको जरूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं कल से हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।